नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। मेरा नाम है रजनीश शर्मा और आज हम बात करेंगे एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक पे। आपने कभी सुना है कि कोई इंसान 50 साल पहले पैदा हुआ हो और 100 साल पुरानी संपत्ति पर अपना हक जमाने लगे? सुनने में ये थोड़ा अजीब जरूर लगेगा, पर आज हिंदुस्तान में ये हो रहा है। इन दिनों वक्फ बोर्ड बड़ा ही चर्चाओं में बना हुआ है। जैसा कि आपने भी न्यूज और समाचार चैनलों में देखा होगा, देश के तीसरे सबसे बड़े जमींदार पर आरोप लग रहे हैं कि इस कानून के चलते वक्फ बोर्ड देश के लोगों की संपत्ति पर अवैध रूप से कब्जा कर रहा है। हमने भी सोचा चलो कुछ पढ़ाई कर ली जाए कि आखिर माजरा क्या है। तो भैया, बड़ी ही रिसर्च के बाद हम लाए हैं आपके लिए पूरी जानकारी, बड़े ही विस्तार से। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझिए वक्फ का मतलब क्या होता है। वक्फ का मतलब एक तरह का दान या जकात होता है। जैसे कि एक मुसलमान अपनी चल या अचल संपत्ति को अल्लाह के नाम पर दान कर देता है, जिससे कि जो गरीब और बेसहारा तबके का मुसलमान है उनकी मदद की जा सके। ये संपत्ति धन दौलत भी हो सकती है, दुकान, मकान, जमीन भी हो सकती है, और सबसे खास बात यह है कि वो दोबारा इस संपत्ति को वापस नहीं ले सकता है। जिससे कि अल्लाह के नाम पे वक्फ बोर्ड के लोग, जिन्हें मुतवाली भी कहते हैं, उससे लोगों की मदद के लिए स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, यतीम खाने या और भी ऐसी कई चीजें बना सके। अब समझिए वक्फ बोर्ड कब और किसने बनाया। अब देखते हैं कि वक्फ बोर्ड की जरूरत क्यों आन पड़ी। दरअसल इस देश में दो महान कलाकार पैदा हुए। एक का नाम था बापू और दूसरे का नाम था चाचा। नाम लेने की जरूरत नहीं है, आप खुद ही समझदार हैं। इन दोनों का आपस में क्या रिश्ता था, ये तो आज भी एक रहस्य बना हुआ है। पर यह जरूर है कि अंग्रेजों के साथ शराब पी पी के इन्होंने ऐसा क्या किया कि अंग्रेज भारत से भाग गए। ऐसी आजादी की लड़ाई लड़ने वाले आपने पहले किसी भी देश में नहीं सुने होंगे, जो अपने दुश्मन की गाड़ी में घूमते थे, उनके साथ पार्टी करते थे और फिर आजादी की लड़ाई भी लड़ते थे। ये मैं नहीं कह रहा, ऐसा इन दोनों के मासूम चमचे कहते हैं, और कुछ बांगड़ बिल्ले भी यही लिख करके गए हैं किताबों में। जी हां, जिनको बापू और चाचा की जोड़ी ने इतिहास लिखने का जिम्मा दे दिया था, उन्होंने ऐसा ही लिखा है। खैर, इस मुद्दे को बाद में देखेंगे, पहले अपने आज के मुद्दे पर लौट कर आते हैं। जब इस देश का बंटवारा हुआ तो लाखों लाख मुसलमान अपनी संपत्ति, जमीन जायदाद छोड़ करके पाकिस्तान चले गए। तो चाचा ने सोचा कि ऐसा ना हो कि कोई हिंदू संपत्तियों पर कब्जा कर ले। फिर चचा ने एक खेल खेला और 1954 में चचा ने वक्फ बोर्ड बनाया और ये सारी संपत्ति वक्फ के नाम कर दी, जिससे कि यहां बच गए मुसलमान भाइयों की मदद हो सके। वैसे भी चचा का कहना था कि वो गलती से हिंदू पैदा हो गया था। जी हां, बाई नेचर वो मुसलमान था, ऐसा वो खुद कहता था। खैर, अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। अक्सर अल्लाह और गरीब की मदद के नाम पे जो पैसा इकट्ठा होता है, उस पे चंद अमीर और रसूखदारों का कब्जा हो जाता है, जो गरीब के नाम पे अपना और अपने खानदान का भला करना शुरू कर देते हैं। जैसा कि आपने हाल फिलहाल सुना होगा कि आम आदमी पार्टी दिल्ली के नेता अमानतुल्लाह खान को वक्फ बोर्ड के धन में हेराफेरी करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया था। यह दिल्ली की बात है। ऐसे कई मामले देश के अलग अलग राज्यों में सामने आए हैं, जिसका जिक्र हम इस वीडियो में आगे भी करेंगे। लेकिन यह तो सिक्के का सिर्फ एक पहलू है। इसके पीछे की सच्चाई बहुत ज्यादा कड़वी, डरावनी और खतरनाक है। अब विडंबना देखिए, कहने को तो मुस्लिम समुदाय हिंदुस्तान में अल्पसंख्यक माने जाते हैं, यानी कि कम संख्या वाली कौम मानी जाती है, और वक्फ बोर्ड वही जमीन ले सकता है जिसको कि कोई दूसरा मुसलमान, यानी ध्यान से सुनिएगा, सिर्फ मुसलमान अपनी इच्छा से वक्फ को दान या जकात में दे दे। तो यह कैसे संभव है कि कोई कम संख्या वाली कौम को इतना ज्यादा दान मिल गया हो, या उनके पास इतनी ज्यादा जमीन जायदाद हो कि वक्फ बोर्ड आर्मी और रेलवे के बाद तीसरी सबसे बड़ी संपत्ति वाली संस्था बन गई। मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। हाल ही में कर्नाटक के एक पूरे गांव के पास डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का नोटिस आता है कि यह गांव जल्द से जल्द खाली कर दिया जाए, क्योंकि यह संपत्ति वक्फ बोर्ड ने अपने नाम करवा ली है। आपको यह तो पता ही होगा कि कर्नाटक में किसकी सरकार है। जी हां, नाम लेने की जरूरत नहीं है। अब उस गांव के लोग बहुत गरीब हैं, लाचार हैं और लगभग 1500 से भी ज्यादा सालों से वहां रह रहे हैं। अब बताइए, मुस्लिम कौम बनी 1400 साल पहले, और जो लोग वहां गांव में रह रहे हैं वो है 1500 साल से भी ज्यादा सालों से वहां रह रहे। फिर वक्फ बोर्ड ने दावा ठोक दिया
ऐसा कैसे? इतने दयालु थे हमारे प्यारे चाचा। अब समझिए, उस गांव के लोगों के पास गरीब होने के कारण कहीं जाने का इंतजाम तो है नहीं, कहीं नहीं जा सकते, लाचार है। तो यहां पर खेली जाती है वक्फ बोर्ड द्वारा दूसरी खतरनाक चाल। वक्फ बोर्ड पूरे गांव को कहता है कि आपकी संपत्ति लौटा दी जाएगी यदि आप सब एक साथ मुस्लिम धर्म अपना लें। ऐसा न्यूज चैनल्स में आया है। कुछ समझ में आया आपको? यानी कि वक्फ बोर्ड एक साथ दो काम कर रहा है। हिंदुओं की संपत्ति को हड़प लो, जिसका अधिकार उनको बापू और चाचा की वजह से ऑलरेडी मिला हुआ है कानूनन, या फिर धर्म परिवर्तन करवा दो और सारे हिंदुओं को मुसलमान बना दो। ये सब नया नहीं है हिंदुस्तान में, ऐसे खेल हिंदुस्तान के हर राज्य में खेले जा रहे हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि बीजेपी सरकार की वजह से ये खेल अब दिखने लगा है, चाल उजागर हो गई है। चचा की करतूतों की फहरिस्त वैसे तो बहुत लंबी है, जिसको कि आगे बढ़ाने का काम उसका परपोता पप्पू भी लगातार कर रहा है। बस कुछ गधों को यह बात समझ में नहीं आती है, ऑब्वियसली गधे जो ठहरे। देश भर में कितने वक्फ बोर्ड हैं? देखिए, देश में एक सेंट्रल वक्फ काउंसिल और लगभग 32 स्टेट बोर्ड हैं। हर राज्य के अलग अलग वक्फ बोर्ड होते हैं, जबकि केंद्रीय अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री सेंट्रल वक्फ काउंसिल का अध्यक्ष होता है। कितनी संपत्ति है आप जानते हैं वक्फ बोर्ड के पास में? अल्पसंख्यक मंत्रालय के अनुसार वक्फ बोर्ड के पास पूरे देश भर में 8,65,646 संपत्तियां पंजीकृत हैं। इनमें से 80,000 से ज्यादा संपत्ति वक्फ के पास केवल बंगाल में है। इसके बाद पंजाब में वक्फ बोर्ड के पास 70,994, तमिलनाडु में 65,945 और कर्नाटक में 61,195 संपत्तियां हैं। देश के अन्य राज्यों में भी वक्फ के पास बड़ी संख्या में संपत्तियां हैं। एक आंकड़े के मुताबिक इनके पास लगभग 8 लाख एकड़ जमीन है। आखिर कितना दान मिल रहा है वक्फ बोर्ड को? और मुसलमानों के पास इतनी ज्यादा जमीनें आ कहां से रही हैं? यदि मुसलमान के पास दान देने के लिए इतनी संपत्ति है तो वो पिछड़ा हुआ कैसे हो सकता है? ये एक विस्तृत जांच का विषय है। लेकिन सालों से चल रहे इस नापाक षड्यंत्र और साजिश का खुलासा अब हो चुका है और जल्दी ही इस पे एक्शन भी देखने को मिल सकता है। कहते हैं ना, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। सवाल यह नहीं कि ये क्या हो रहा है, सवाल यह है कि एक खानदान द्वारा चलाई जा रही एक पार्टी आजादी से लेकर के आज तक इस षड्यंत्र को देख नहीं पाई, या जानबूझकर चुप रही, या फिर खुद इस कुकर्म में शामिल है, क्योंकि सब कुछ इनकी नाक के नीचे हो रहा था और ऐसा हो ही नहीं सकता कि इनको पता ना चला हो। अब आप समझिए, कितने देशों में वक्फ बोर्ड है पूरी दुनिया में? दोस्तों, आपको यह जानकर हैरानी होगी कि दुनिया में 56 इस्लामिक देश हैं, लेकिन एक भी देश में इस तरह का वक्फ बोर्ड नहीं है, क्योंकि चाचा सिर्फ यहां पैदा हुए थे और चाचा ने कायदे आजम के साथ मिलकर के मांडवाली कर ली होगी कि पीएम की कुर्सी के लिए क्यों लड़ना। इस देश में ऑलरेडी अपने बापू की सरकार है, तो मैं काम करता हूं, अपने बापू से बात करता हूं, हम देश के 2 हिस्से करते हैं, एक की कुर्सी तुम ले लेना, एक की कुर्सी मैं ले लूंगा। चंद लोग मरेंगे तो मरने दो, चंद लोग बेघर होंगे तो होने दो, आखिर ये देश हमारे बापू का ही तो है। और फिर इतिहास गवाह है कि देश के बंटवारे में 52 लाख लोग एक झटके में बेघर हो गए और लगभग 10 लाख लोगों का कत्लेआम हुआ, रेप हुआ, मर्डर हुआ, और चाचा सब कुछ देखता रहा क्योंकि उसे सिर्फ कुर्सी से मतलब था। आज भी उसका परपोता सिर्फ यही कर रहा है, सिर्फ कुर्सी के लिए इस देश को बलि चढ़ाने में लगा हुआ है और कुछ जयचंद आज भी उसका साथ देते हैं। खैर, अब जो मेरी बात समझ गया तुरंत वीडियो को शेयर कर दीजिए, और जो लोग चाचा, बापू और पप्पू के प्रेमी हैं वो लोग अपने लिए सलवार कुर्ता खरीद लें। जोर से बोलिए जय श्री राम, जय हिंद, भारत माता की जय।